एंटरटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन से जैसा कि आप जानते हैं कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू एंड द टॉपिक आई मीन टू से दैट यूनिट 7 हम अभी एंड करने वाले हैं, लाइक 2-3 सेशंस और लेंगे यूनिट 7 से और इसके बाद यूनिट 7 फिनिश। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कुछ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद विल अगेन स्टार्ट विद यूनिट पार्ट, यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम अब कभी भी अनाउंस हो सकता है, इसका डेट आ सकती है। सो उससे पहले डेट अनाउंस हो उससे पहले हमें थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है क्योंकि थ्योरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका थ्योरी पार्ट आप नहीं करेंगे, थ्योरी आपका आपका बेस मजबूत नहीं होगा, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, तब तक आप क्वेश्चंस भले ही रट लें, रट्टा मार करके जाएं एग्जाम में, आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस इतने ईजी नहीं आते जितना कि अगर फर्स्ट टाइम आप अपियर करने जा रहे होंगे तो आपको यही लगता होगा कि ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन नहीं, जो ऑलरेडी एक दो बार दे चुके हैं एग्जाम उनको पता है अच्छे से कि कितना क्या लेवल है, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन के आता है यूजीसी नेट में, और एनटीए किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, उसके क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, सब पता है आपको, राइट? अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है तो। अगर फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं, तो मे बी आप थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। तो 10 साल, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि 10 ईयर्स, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन को आपका रट्टा मान लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 10 पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को के रट्टा मारने से अगर सब लोग क्लियर कर लें यूजीसी नेट या जेआरएफ, तो हर कोई जेआरएफ और यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुका होता है, राइट? सो इतना आसान नहीं है। सो आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वो बेस और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत कहाँ से होगा? वो आपका थ्योरी से ही होगा। सो थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के जा रही हूँ जहाँ से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल, सी ऑल दोज वीडियोस, फाइंड ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल दोज वीडियोस। आप स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको इजीली सारे सेशंस मेरे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं उनको। आप अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जिन फ्रेंड्स से शेयर करेंगे उनके लिए भी आसान हो जाएगा अगर अगर वो कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि जब हम किसी भी कोई भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला मन में क्वेश्चन होता है, और सर्च जो आप करते हैं गूगल पे जाकर कि कौन सा बेस्ट टीचर है, कहाँ पर ये मटेरियल मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छे कंटेंट, अच्छे मटेरियल मिलेंगे कहाँ से, राइट? सो ये फाइंड आउट करना बहुत टफ जॉब है, टफ, इनिशियली बहुत टफ काम है, बहुत टफ जॉब है, यू कैन से। सो अपने फ्रेंड्स के जॉब को टफ ना बनाते हुए, उनको इजी करते हुए आपको शेयर करिए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि मैं इम्प्रूव करूँ खुद को और अच्छा बेहतर बनने की कोशिश करूँ, और अच्छा लाने की कंटेंट्स अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। सो हमने लास्ट सेशन में बात की थी हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज की भी बात की थी। सो इसके आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। हजार्डोज प्रोसेस भी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी सेक्शन 41A के अंदर आता है। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर सेक्शन 41B के अंदर आता है, ये भी हमने देख लिया था। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजार्डोज प्रोसेस सेक्शन 41C भी हमने देखा था। आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेलफेयर। वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है देखेंगे। ये हमने ये भी कर लिया हुआ है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट ये हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की भी बात की थी हमने लास्ट सेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेशन सेक्शन 4 के अंदर आता है, ये भी बात किया था हमने। स्टैंडिंग कमेटी सेक्शन 8 के अंदर आता है, और इसमें स्टैंडिंग कमेटी में क्या बात की गई है ये सब भी हमने देखा था लास्ट सेशन में। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर सेक्शन 9 के अंदर आता है, और कितना टर्म कितने पीरियड के लिए होता है, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था। आज का जो हमारा सेशन होगा सीजेशन ऑफ मेंबरशिप सेक्शन 12 के अंदर आता है, हमने ये भी देखा था लास्ट सेशन में। अब हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923।
सो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 को देखेंगे। ए देखेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ एज्यूम्ड रिस्क। क्या है एज्यूम्ड रिस्क की मतलब जो रिस्क, जो प्रॉब्लम, जो हजार्ड्स आ सकते हैं, उसका एजम्पशन है यहाँ पर। सो क्या है वो देखेंगे। द डॉक्ट्रिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूल volenti non fit injuria, which implies that a person shall not be entitled to damage if he has volunteered to take a risk of injury. Under this doctrine, if a workman knew the type of risk which he was running while working in a factory, the employer was not liable to pay compensation for इंजरीज। सो क्या कह रहे हैं एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंदर 1923 के अंदर क्या कहा गया है कि जब वर्कर को पता होता है कि ये यहाँ से इंजरी हो सकती है, यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर हजार्डवस, ये जो काम कर रहे हैं ये हजार्डवस है, यहाँ पर रिस्क की संभावना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब एम्प्लॉयर के मना करने के बावजूद भी, गाइडलाइंस के बावजूद भी अगर एम्प्लॉई वर्कर मानता नहीं है, उसी काम को करता है, राइट, और उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो उसके लिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उस केस में कॉम्पेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता है, इवन दो एम्प्लॉयर ने स्ट्रिक्टली मना किया ये नहीं करना है। एम्प्लॉयर के मना करने के बावजूद भी अगर वर्कर अपनी मनमानी करता है तो उस मनमानी के लिए उसको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बी है द डॉक्ट्रिन ऑफ common employment. This doctrine provides that the employer is not liable to pay compensation to a workman for injury when, मतलब किस केस में वो इंजरी के लिए कॉम्पेंसेशन नहीं देगा, आपके सामने है बी के अंदर 1 देखेंगे। ही इज वर्किंग विथ सेवरल पर्सन फॉर ए कॉमन पर्पज, एंड दूसरा है ही इज इंजर्ड बाय सम एक्ट और ओमिशंस ऑफ सम ऑफ द पर्सन ऑफ हिज ग्रुप। मतलब क्या कह रहे हैं कि वो कई लोगों के साथ, कई मतलब सेवरल पर्सन फॉर अ कॉमन पर्पज, मतलब कई लोगों के साथ काम कर रहा है फॉर अ कॉमन पर्पज, उस केस में नहीं देगा। ही इज इंजर्ड बाय सम एक्ट और ओमिशंस ऑफ सम ऑफ द पर्संस ऑफ हिज ग्रुप। मतलब कहने का कुल मिला के यही मतलब है कि जब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय ने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि ये काम नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, इसके बावजूद भी अगर वर्कर अपनी मनमानी करता है तो उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर है, वो लायबल नहीं होगा कॉम्पेंसेशन के लिए। इंट्रोडक्शन टू द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1932 के अंदर देखेंगे, द पासिंग ऑफ द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 was the first step towards social security of the workmen। ये जो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 लाया गया, ये इंडस्ट्री में एक पहला स्टेप माना गया कि वो वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचा, कौन, ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट, अंडर दी वर्कमेन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। सो ये उनका पहला स्टेप था, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का पहला स्टेप था जहां पर उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचा, किसके, वर्कर्स के। इट्स मेन पर्पज वॉज टू गिव फिनेंशियल प्रोटेक्शन टू द वर्कमैन, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रोटेक्शन देना वर्कमैन को, जो काम कर रहे हैं वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, उनको इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड, फिनेंशियल प्रोटेक्शन देना, मतलब कि पैसे रुपए से लेकर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसका मेन मकसद था इस एक्ट को लाने का। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन Act 1923 and details about its object and scope. This unit also encompass the different definitions. Through this unit, you will be able to know about the employer's liability for compensation and penalties related to it. The unit discussed about the meaning of the compensation and the basic objects of the passing of this act and different principles of the workman's कॉम्पेंसेशन स्टिपुलेटेड अंडर द एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वर्कर्स को, किस किस टाइप की कॉम्पेंसेशन के लिए, पेनाल्टीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबल होता है टू गिव सच फैसिलिटीज टू दी वर्कर्स, राइट। सो इस एक्ट के थ्रू हम जानेंगे क्या सोशल सिक्योरिटी होती है और किस तरह से वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है किन किन केसेस में। तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे, द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये जो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 है, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of July
फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924, मतलब ये 1 जुलाई 1924 को एग्जिस्टेंस में आया, मतलब फोर्स में आया, ये मतलब इसे लागू हो गया, आया। ये एक्ट पास हुआ था 1923 में, बट 23 के बाद मतलब 1 जुलाई 1924 को ये इन्फोर्स हो गया था। इट इज सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 कम imposes statutory liability upon an employer to discharge his normal obligation towards employees when they suffer from any physical disability or disease during the course of employment इन हजार्डवस वर्किंग कंडीशंस। क्या कह रहे हैं कि जब वर्कर्स हजार्डवस ऑर्गेनाइजेशन, हजार्डवस कंडीशन में काम कर रहे हैं, डिसीज से जूझ रहे हैं किसी भी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, मतलब कभी कभी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग कि वो उस इंडस्ट्री का काम ही ऐसा रहता है कि उससे जो वर्कर्स होते हैं वो फिजिकली अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। सपोज कहीं पे ऐसा काम होता है जहाँ पे कुछ अल्फा बीटा गामा रेज आती हैं, जिनकी वजह से एम्प्लॉयज इफेक्ट होते हैं। उनके लिए उनको प्रोटेक्शन के साथ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं उस पर उनको जाना होता है, जो काम उनको करना होता है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ काम करना होता है। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी भी लेनेंसी की वजह से उनको वो मतलब वो चीज़ें इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे मतलब आपको फैक्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्री में कई तरह का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, काम होता है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, हजार्ड्स होते हैं, उनके लेवल अलग होते हैं। तो उससे इफेक्ट होकर के ये वर्कर्स, अगर इन एनी केस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क इन द प्रीमाइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो अफेक्ट होते हैं अपने काम की वजह से, कोई बीमारी उनको होती है, कोई डिसीज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस जॉब को करने के दौरान को कोई बीमारी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब उनको हाथ पैर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो उस कंडीशन में कौन लाइबल होता है? इन दैट कंडीशन एम्प्लॉयर इज अ लाइबल हु कॉम्पेंसेट टू द एम्प्लॉयज एज पर दी क्या किस टाइप की बीमारी हुई है, किस टाइप का हजार्ड हुआ उनके साथ, किस टाइप की उनके साथ दुर्घटना हुई है, उसके बेसिस पर उनको वो कॉम्पेंसेट करते हैं अंडर दी वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इस सेशन को थोड़ा लंबा रखेंगे, इसमें सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के अंदर हम डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस के अंदर देखेंगे मैनेजिंग एजेंट, सेक्शन 2F के अंदर क्या बात की गई है, पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है, टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है, वेजेस क्या है, वेजेस सेक्शन 2M के अंदर आता है, एम्प्लॉय सेक्शन 2N के अंदर आता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि एम्प्लॉयज़ किसके अंदर आता है, सेक्शन 2N के अंदर आता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन इज एम्प्लॉयज नॉट लायबल, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक माई सेशंस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन, ताकि आपको जो भी मैं सेशंस यहाँ पर अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें इजिली, और आप क्लासेस को इजिली अवेल करते रहें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।